राज्यों में अब मॉक ड्रिल होगी। कल शाम को मॉक ड्रिल होनी है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दे दी गई है। देश में एक बार फिर मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाकों में मॉक ड्रिल होगी। ये मॉक ड्रिल पूरे राज्य में नहीं बल्कि सिर्फ उन इलाकों में कराई जाएगी जो सीमा से लगे हुए हैं। इससे सीमा पर रहने वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार किया जाएगा कि युद्ध जैसे हालातों में करना क्या चाहिए। मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। सिविल डिफेंस की ये मॉक ड्रिल होगी। किसी भी आपात परिस्थिति को संभालने के लिए अभ्यास होगा। इससे पहले 7 मई को देश के कई जिलों में मॉक ड्रिल की गई थी। उस वक्त पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा था। अब सीज फायर हुए कुछ दिन बीत चुके हैं। ऐसे में दोबारा होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर सबसे बड़ा सवाल फिर उमड़ रहा है। पिछली बार जब ड्रिल हुई थी तब पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी अड्डों को भारत ने तबाह कर दिया था। सवाल है कि क्या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है सीमावर्ती जिलों को युद्ध की स्थिति के लिए तैयार किया जा रहा हो, जिससे अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो हमारा सिविल डिफेंस पूरी तरह अभ्यासरत हो। मॉक ड्रिल के तहत सायरन बजाया जाता है। लोगों को बताया जाता है युद्ध के हालात पैदा होने पर क्या करना है। पिछली बार ब्लैकआउट भी किया गया था। सायरन बजने पर सभी को अपने घरों में रहना होता है। इसके तहत सरकार उन तमाम इलाकों का जायजा लेगी जो युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए, कौन इलाका युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए कितना तैयार है। जयपुर में मॉक ड्रिल को लेकर बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण हर्ष। 29 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद में राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कई जगह पर मॉक ड्रिल की जाएगी। यह मॉक ड्रिल वैसे तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कह सकते हैं पिछले दिनों जिस तरह से 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन होना था और साथ ही साथ उसके बाद ब्लैकआउट से लेकर तमाम वो हरकतें जो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, जिसे भारतीय सेना और एयरफोर्स ने रोक दिया था। अगर बात की जाए, ड्रोन आए थे तो उनको नष्ट कर दिया था। साथ ही साथ मिसाइल जो फलौदी तक आकर गिरी थी उसको भी जो है भारतीय एयरफोर्स और जो सेना है उन्होंने मिलकर नष्ट कर दिया था। लेकिन पिछली बार ब्लैकआउट हो या मॉक ड्रिल के जो अभ्यास की जो गतिविधि थी उसमें कुछ कमियां रह गई थी। तो इस बार जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी हुआ और पिछली बार की जो कमियां रही, अगर बात की जाए कई जगहों पर सायरन नहीं बजे थे, कई जगहों पर लाइटें बंद नहीं थी, तो इन सब चीजों का है मॉक ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाएगा और देखा जाएगा, जांचा जाएगा कहाँ कमी और कहाँ सुधार और करने की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया है उसमें राजस्थान के साथ साथ गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर के जिलों में इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। हालांकि मॉक ड्रिल को लेकर बात की जाए, शहर में जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन प्रशासन ने पहले से ये अलर्ट कर दिया है कि ये सिर्फ मॉक ड्रिल है और मॉक ड्रिल किस समय होगी, कहाँ होगी, कौन सी जगह होगी, यह सभी अभी गुप्त रखा गया है। लेकिन कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद में जिला प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो जोधपुर से अरुण को सुन रहे थे आप। बीकानेर में डॉक्टर नासिर जैदी ने जायजा लिया है। हमारे संवाददाता हैं, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। कुछ दिनों पहले पैदा हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के चलते ऑपरेशन सिंदूर सरकार को करना पड़ा था और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी देश की सरकार ने ये बता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं और दुश्मन अगर हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो हम उसे नेस्तनाबूद करना जानते हैं। सरकार एक तरफ दुश्मन देश के साथ जंग लड़ रही थी, वहीं आवाम को भी पूरी तरह तैयार करने के मकसद से ऑपरेशन सिंदूर से पहले मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। जो सरहदी इलाके हैं वहां पर मॉक ड्रिल की गई थी और मॉक ड्रिल के जरिए आवाम को ये समझाने की कोशिश की गई थी कि अगर कोई अप्रिय हालात पैदा होते हैं तो उसमें आवाम को क्या करना चाहिए, किस तरह से धैर्य बनाए रखना है, किस तरह से हिम्मत को बनाए रखना है और कहीं कोई घबराहट ना हो। ये मकसद था मॉक ड्रिल का। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। जब तक दुश्मन देश के आतंकवादी अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद ना कर दिया जाए तब तक हमारे देश की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और इसी के मद्देनज़र सरकार ने फैसला किया है कि कल शाम को 4 स्टेट्स जो दुश्मन देश की सीमा से लगते हैं, जिनमें राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू और कश्मीर है और गुजरात है, इन चारों स्टेट्स में कल शाम को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और मॉक ड्रिल के ज़रिए फिर आवाम को ये समझाने की कोशिश की जाएगी, पूरी मशक्क़त की जाएगी कि अगर कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो किस तरह से उन्हें अपनी हिम्मत को बनाए रखना है और अपने धैर्य को बनाए रखना है और किस तरह से और किन तौर तरीक़ों के साथ उन हालात का सामना करना पड़ता है।
तो ये तमाम बातें सरकार समझाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन कल शाम को करने जा रही है। इस मॉक ड्रिल के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है और कल शाम को इसका डेमो दिया जाएगा कि मॉक ड्रिल किस तरह से होती है। और तमाम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं और कल शाम को चारों स्टेट्स में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। उधर जैसलमेर से हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने भी जायजा लिया है कल होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारियों का। पाकिस्तान से लगते सरहदी इलाकों में कल मॉक ड्रिल होनी है और इस मॉक ड्रिल को लेकर हिदायत दी जाएगी कि आमजन युद्ध की स्थितियों में किस तरह रिएक्ट करे और अगर कोई आपात स्थिति होती है तो किस तरह जो पब्लिक है उसे रिएक्ट करना है। इसको लेकर एक बार फिर मॉक ड्रिल हो रही है और पाकिस्तान से लगते राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो सरहदी इलाके हैं वहां पर इस ड्रिल को होना है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी सरहद पाकिस्तान से लगती है जो कि 1071 किलोमीटर की है। बात करें जैसलमेर की तो जैसलमेर से भी बहुत बड़ा भूभाग जो है वो पंजाब और सिंध पाकिस्तान का जो है वो सटा हुआ है और जैसलमेर बड़ा संवेदनशील और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाका है। राजस्थान के 4 बड़े जिले जो है वो सरहद से सटे हैं जो कि 1071 किलोमीटर के लगभग जो है वो सरहद है, जिसमें जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है और गंगानगर है। कुछ फलोदी नए जिले बने उसका भी कुछ हिस्सा जो है वो सरहद से लगा है। तो इन तमाम जगहों पर जो है वो मॉक ड्रिल्स को लेकर अब जो है बात कही जा रही है। कलेक्टर्स ने जो है इसको लेकर पुष्टि भी कर दी और कल शाम करीब 4 बजे से 6 बजे के बीच जो है वो इन तमाम जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी और इस मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को सजग और सतर्क रखने की बात की जाएगी ताकि अगर कोई आपात स्थिति होती है तो किस तरह निपटा जाए। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। श्रीगंगानगर में भी मॉक ड्रिल होगी। ये भी सीमावर्ती जिला है। यहाँ हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में सतर्क रहने की अपील करते हुए आज एक नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर, इन ज़िलों में कल सीमावर्ती ज़िलों के अंदर मॉक ड्रिल का आयोजन होगा, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने तमाम जो जिला प्रशासन है, राज्य सरकार है, उनको मॉक ड्रिल करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके बाद से तमाम एजेंसियों की आज बैठक हुई। बैठक के बाद इन जो तमाम अधिकारी है उनको अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं बात करें सरहदी ज़िले श्रीगंगानगर की तो श्रीगंगानगर में कल मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। मॉक ड्रिल को लेकर स्थानीय प्रशासन ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच हुए संबंध खराब के बाद हुई ऑपरेशन सिंदूर के चलते जिस तरीके से जो लॉकडाउन की स्थिति बनी, उसके बाद से जिस तरीके से जो हालात बने, उन हालातों में लोगों को किस तरीके से सतर्क रहना है उसको लेकर है जिस मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। एनडीटीवी के लिए श्रीगंगानगर से प्रदीप कुमार। बढ़ते हैं आगे, बात कोरोना संक्रमण की कर लेते हैं जो रफ्तार पकड़ रहा है। बुधवार को राज्य में कोविड के 7 नए केस मिले हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिले। अब राजस्थान में कोविड मरीजों की कुल संख्या 39 पहुंच गई है। एक शख्स की मृत्यु भी हुई थी। बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है राजस्थान का। एक शख्स की मौत हो चुकी है इस नए मामलों में। हालांकि कोरोना से मौत की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में 39 कोविड के मरीज हैं। संक्रमितों में सबसे ज्यादा राजधानी में। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट से लोगों के संक्रमित होने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी राजस्थान में 7 नए केस आए हैं और अब तक के आंकड़े की बात करें तो 39 लोग इस नए वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति की इसमें डेथ भी हो गई है। आज जो रिपोर्ट राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है उसमें जो 7 नए केस आए हैं उनमें 5 मरीज जयपुर से हैं और इसके अलावा एम्स जोधपुर से 2 मरीज हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के 2 हैं। आरयूएचएस के 2, जयपुरी अस्पताल
जयपुर के एक मरीज इसमें शामिल हैं। यानी जो आज 7 केस आए हैं उनमें अधिकतर जयपुर और जोधपुर के केस हैं। कुल मिलाकर आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि कल 2 आए थे, उसके मुकाबले आज की संख्या 2 कम है, लेकिन लगातार जिस तरह से केस आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की दिशा में काम किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि अगर खांसी जुकाम के, गले में खराश के अगर आपको सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप चेकअप करवाएं, मास्क पहने, ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना का पहला दौर जिस तरह से हमने देखा था वो कितना भयावह था, वो तस्वीरें आज भी वाकई डराती हैं। लिहाजा इस शुरुआती दौर में अभी से सतर्क रहने की जरूरत है और एनडीटीवी राजस्थान भी आप सब लोगों से अपील करता है कि आप भी जागरूक रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर कीजिए, ताकि कोरोना के इस नए वेरिएंट को अभी शुरुआती दौर में ही रोका जा सके। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। राजधानी से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मेयर मुनीश गुर्जर गिरफ्तार हो सकती हैं। 9 पार्षदों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पूर्व एडिशनल कमिश्नर के साथ बदसलूकी का ये मामला है। डिप्टी मेयर असलम फारूकी सहित 9 पार्षदों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। पार्षदों के खिलाफ नगर पालिका कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने संकेत दिए हैं। बड़े संकेत, बड़ी मुश्किलें इन लोगों की बढ़ सकती हैं। पूर्व मेयर के साथ 9 अन्य पार्षदों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। मुनीश गुर्जर सहित 9 पार्षदों की गिरफ्तारी की संभावनाएं बन रही हैं। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसके संदेश दिए हैं। अपराधी उप महापौर पार्षदों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एफआईआर रद्द करवाने के लिए याचिका प्रस्तुत की थी। वो याचिका कल निरस्त हो चुकी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया है और हम आज ही हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री जी और पुलिस के अधिकारियों से बात करके दोषियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। जयपुर से खबर आ रही है। विवादों में नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर का विदेश दौरा है। मेयर ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो का दौरा किया था। ब्रिक्स एसोसिएशन ऑफ सिटीज की बैठक में शामिल हुई थी। विदेश दौरे के लिए राज्य सरकार से कोई अनुमति इन्होंने नहीं ली। नेता प्रतिपक्ष ने स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को पत्र लिखा है। नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या का विदेश दौरा विवादों में है और बताया जा रहा है कि उन्होंने राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली थी। नेता प्रतिपक्ष ने स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशक को इस मामले में पत्र लिखा है। तो मेयर साहिबा से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप विदेश दौरे पे गई हैं तो आपको ये स्पष्ट करना चाहिए कि आप किन मदों में किस तरीके के खर्चों से आप विदेश भ्रमण पर हैं। अगर कोई विदेशी संस्था या विदेशी सरकार आपके रुकने का, ठहरने का, हवाई यात्रा का खर्चा वहन कर रही है तो ये FCRA के तहत आता है। FCRA का मतलब हुआ विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम, जिसके तहत ऐसे खर्चों के लिए आपको पूर्व में FCRA से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। तो क्या उनके पास ऐसी कोई स्वीकृति है? अगर है तो उनको ये स्पष्ट करके दिखानी चाहिए। वीरेंद्र सिंह शेखावत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, क्या जानकारी इस पूरे प्रकरण से जुड़ी आपके पास? बिल्कुल, देखिए राहुल, आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर की जो मेयर हैं डॉक्टर सौम्या गुर्जर, वो विदेश दौरे पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सौम्या गुर्जर है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंदर जो ब्रिक्स एसोसिएशन ऑफ सिटीजन की जनरल असेंबली हो रही है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। और इसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। राजीव चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि किस आधार पे जो सरकारी जो गाइडलाइन है उनके क्या पूरी तरीके से पालना की गई है। क्या जो कह सकते हैं कि विदेश दौरे पर जब कोई भी अगर मान लीजिए जो प्रतिनिधि है वो जाता है उसके खर्च को लेकर क्या कुछ कोई नियम है या फिर कोई पालना की गई है। तो इन चीजों को लेकर जो है
उन्होंने जो डीएलबी के जो निदेशक हैं उनको लेटर लिखा और अब जाकर जो है यहाँ पर जो स्वायत्त शासन विभाग ने भी यहाँ पर एक्शन लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके दौरे को देखते हुए जो कह सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के नियम है, क्या कुछ नियम कायदे रहेंगे, उन्हीं के अनुरूप जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी ठीक है वीरेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वीरेंद्र सिंह शेखावत रिपोर्ट कर रहे थे। इस खबर पर बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सुभाष मेघवाल मामले में पोस्टमार्टम को लेकर सहमति बन गई है। तीसरे दौर की वार्ता में पोस्टमार्टम के लिए सहमति बनी है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था। सहमति बनने के बाद पोस्टमार्टम को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहमति के बाद बीडीके अस्पताल से धरना फिलहाल समाप्त हो गया है। खबर आपको बता रहे हैं झुंझुनू से, जहां सुभाष मेघवाल मामले में पोस्टमार्टम को लेकर अब सहमति बन गई है। तीसरे दौर की वार्ता में सहमति बनी है। तो लगातार प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता का दौर चल रहा था, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही थी। अब गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद सहमति बनी है। उधर कोटा में छात्रों की खुदकुशी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। न सिर्फ मामलों की छानबीन हो रही है, बल्कि हॉस्टलों में एंटी हैंगिंग डिवाइस की भी मॉनिटरिंग तेज हो गई है। कोचिंग सिटी से हमारे संवाददाता ने जमीनी हालातों का जायजा लेने का प्रयास किया है। रिपोर्ट देखिए। कोटा में बच्चों की खुदकुशी पर सुप्रीम सख्ती हुई तो जिम्मेदार भी हरकत में आते दिखे। न सिर्फ 25 मई को छात्रा की सुसाइड का केस दर्ज हुआ, बल्कि मेडिकल बोर्ड से शव के पोस्टमार्टम और बाकी प्रक्रियाओं को भी अमल में लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो अभी निर्देश चल रहे हैं और उसमें काफी बहस भी चल रही है, उसमें स्पष्ट ये निर्देश पाए गए हैं कि नीट स्टूडेंट या आईआईटी स्टूडेंट जो कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो उसमें एफआईआर करना जरूरी होगा। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ज्ञात अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध 108 बीएनएसएस यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने की जो धारा है उसके तहत प्रकरण दर्ज किया है। बिल्कुल कंप्लीट जांच होगी, नियमों के अनुसार, मापदंडों के अनुसार जांच होगी। हमने उनका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है, उनके विसराज को लिया गया है। उसके अलावा जिस चुन्नी से उन्होंने हैंगिंग की है उसको जब्त किया है हमने। उनके पास जो मोबाइल थे उन मोबाइल को हमने जब्त किया है। सारी चीजों पे एक एक बिंदु पे जांच की जाएगी। छात्रों की खुदकुशी में सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर उठता रहा है, क्योंकि कमोबेश हर मामले में कहीं न कहीं लापरवाही सामने आई है। गाइडलाइन में ये साफ है कि पीजी और हॉस्टल में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है, लेकिन धरातल पर इसका पालन अब भी 100% नहीं हो रहा है। इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि 25 मई को जिस पंखे से लटक कर जान गई, उसमें भी एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा था। स्थानीय जो पार्षद हैं गोपाल राम मंडा, वो लगातार जो है पूरे इलाके में सुबह के वक्त में अपनी टीम के साथ निकलते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, जिनके पीजी संचालित हो रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। अगर वहां पर एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं है तो उसको लगवाया जाता है। जी मंडा जी, ये किस तरह का डिवाइस है, कैसे काम करेगा और क्या आपको लगता है सारे पीजीज में लग गया है एंटी हैंगिंग डिवाइस? अभी लगभग 80-85% घरों में पीजी में ये हैंगिंग डिवाइस लग चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ घर 15% 20% बच्चे हुए हैं, उनके लिए भी हम लोग जाते हैं मोहल्ले के और मोहल्ले में घर घर पूछते हैं हैंगिंग डिवाइस लगी हुई है। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि एंटी हैंगिंग डिवाइस होती क्या है। ये हैंगिंग डिवाइस यहाँ तो ये ऊपर हुक में लग जाएगा, उसके बाद में यहाँ पंखा लगेगा। जैसे ही कोई इसमें 30 किलो का है, ये इसकी कैपेसिटी 30 किलो से ज़्यादा कोई भी वजन इसको खींचेगा नीचे की तरफ, तो ये इस तरह निकल जाएगा, इस तरह निकल के स्प्रिंग लंबी हो जाएगी। तो ये हाँ, ये इससे क्या होता है कि होता नहीं है कोई भी सुसाइड, बच्चों का सुसाइड नहीं हो पाता। लेकिन मेरा एक जो सुझाव है कि ये एंटी हैंगिंग डिवाइस, इसको बच्चे को पता नहीं होना चाहिए कि इस मकान में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगा हुआ है, मैं पंखे से लटकूंगा तो मरूंगा नहीं। आप लोग मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एंटी हैंगिंग डिवाइस को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए।
ये गुपचुप तरीके से चलने वाली चीज़ें हैं। और अपन बच्चों के, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी इमोशनल होते हैं, तो बहुत जल्दी कदम उठा लेते हैं, लेकिन पता नहीं होगा और वो इस पे लटकेगा और बच जाएगा तो जिंदगी में वो कभी भी सुसाइड नहीं करेगा और उसको संभाल भी सकते हैं। आप भी जाते हैं साथ में लोगों को जागरूक करने के लिए हमने खुद ने अपने सब जगह लगा रखे हैं कमरों में। और हम तो चाहते हैं सारे लोग मतलब आराम से सब लगवा लें, लेकिन बच्चों को इसकी जानकारी ज़्यादा न हो तब भी अच्छा है। वरना अगर बच्चों को इसकी जानकारी होगी तो वो फिर दूसरा रास्ता अपना लेंगे। तो हम चाहते हैं ये लगा रहे, लगना ज़रूरी भी हो, लेकिन साथ में ये भी कोई छुपा हुआ रहे ताकि मतलब बच्चों को पता नहीं लगे कि उस पर लगा हुआ है, ताकि वो इसकी जगह कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करने लगे। दरअसल एंटी हैंगिंग को अनिवार्य इसलिए किया गया था ताकि खुदकुशी के वक्त अलार्म बजे और छात्रों को बचा लिया जाए, लेकिन इसे मॉनिटरिंग का अभाव कहा जाए या फिर सिस्टम का पेंच, ये अब तक लागू नहीं हो पाया। वैसे सच ये भी है कि जब तक कोचिंग संस्थानों पर प्रावधानों का ताला नहीं लगेगा, तब तक बच्चों को दबाव से बाहर निकालना बड़ी चुनौती है। तो लगातार जो है सुसाइड के मामले सामने आने और उसके बाद में जो है स्थानीय लोगों का जागरूक होने के साथ साथ दूसरे लोगों को अवेयर करने का सिलसिला जो है कोटा में शुरू हो गया है। पीजी को लेकर के बात की जाती है कि इनकी कोई एसोसिएशन नहीं है, करीब 50,000 कमरे पीजी के कोटा में है। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि मोहल्ले वाइज या सेक्टर वाइज जो है एसोसिएशन बनाई जाए ताकि कोई भी गाइडलाइन या किसी भी तरह का निर्देश आए जो बच्चों को सुरक्षा प्रदान करे, बच्चों के हित में हो, उस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जल्द पहुँचाया जा सके। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है तो आने वाले वक्त में कोटा के तमाम जो पीजी हैं वहाँ पर एंटी हैंगिंग डिवाइस लगे हुए होंगे और जो गाइडलाइन जो जारी की जा रही है उसकी पालना के लिए भी लोग गंभीरता दिखाएंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।